वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस करें और आज हम BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 36 किस बारे में बात करता है? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट के टाइम पे क्या प्रोसीजर होता है अरेस्ट का और क्या क्या ड्यूटीज होती है पुलिस ऑफिसर की, वो उसे फुलफिल करनी होती है। देखते हैं सेक्शन 36 को BNSS में। जो हमारा सेक्शन 36 है BNSS का, वो हमारा कौन सा सेक्शन था CRPC में? सेक्शन 41 कैपिटल B CRPC। देखो, कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूँ जिससे आप दोनों चीज को अच्छे से समझ पाए। स्टार्ट करते हैं सेक्शन को, रीड करते हैं। एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शेल मींस मैंडेटरी सिचुएशन, यानी कि अरेस्ट के टाइम पे कुछ ड्यूटीज होती है पुलिस ऑफिसर की जो उसे करनी होती है। उन ड्यूटीज को ही हम इस सेक्शन में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या कहती है ड्यूटीज? A. Bear an accurate, visible and clear identification of his name, यानी कि वो पर्सन पुलिस ऑफिसर है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये व्यक्ति क्या पुलिस ऑफिसर है। उसका नाम, उसकी डिजिग्नेशन, इन सब चीज़ों की जानकारी उसको हम व्यक्ति को, नॉर्मल पर्सन को कैसे होगी? जब तक वो ड्रेस नहीं पहनेगा, जब तक उसकी यूनिफॉर्म नेम प्लेट नहीं होगी। तो ये हमारा क्लॉज ए ही क्या कह रहा है साफ साफ, आप देख सकते हैं। बियर एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, यानी कि उस व्यक्ति का नाम मिस्टर ए है, वो पुलिस ऑफिसर है। इस सब चीज की विजिबल, एक्यूरेट, यानी कि उसे यूनिफॉर्म नेम प्लेट, यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, यूनिफॉर्म नेम प्लेट वियर करनी पड़ेगी, यानी कि उसे वो सारी चीजें करनी होंगी, वो सारी चीजें पहननी होंगी, जो उसकी ड्रेस है, उसकी यूनिफॉर्म नेम प्लेट है, जिससे जो नॉर्मल पर्सन है वो क्या कर सके, विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कर सके कि वो पुलिस ऑफिसर है। आप एग्जाम्पल से समझिए। मिस्टर ए है, वो पुलिस ऑफिसर है। अब वो आए बी के घर अरेस्ट करने। अब वो आए टी शर्ट में, वो कह रहे हैं चलो मेरे साथ आओ। तो यहाँ पे बी क्या उनके साथ चलेगा? नहीं। बी को किस तरीके से पता चलेगा वो पुलिस ऑफिसर है? जब तक वो अपनी प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर यूनिफॉर्म नेम प्लेट, इन सब चीज को पहन के नहीं आएंगे तो हम कैसे मान लेंगे कि मिस्टर ए क्या है, पुलिस ऑफिसर है? और क्यों जाएंगे फिर? बी जाएंगे नहीं, बी मना कर देंगे अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। तो यानी कि वो सारी चीज, उनका आई कार्ड, उनकी ड्रेस, उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म नेम प्लेट, इन सब चीज को पहनेंगे, बियर करेंगे, तो जिससे हम सब लोग नॉर्मल पर्सन क्या कर सकेंगे, इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि मिस्टर ए क्या है, पुलिस ऑफिसर है। तो ये यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, वो अरेस्ट करेंगे तो उनकी ड्रेस, नेम प्लेट, यानी कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें। उनका कार्ड होता है, उनकी नेम प्लेट होती है, यूनिफॉर्म नेम प्लेट या उनकी ड्रेस। तो ये सब चीजें क्या है, जिससे वो आइडेंटिफिकेशन हो सके, जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि वो क्या है, वो पुलिस ऑफिसर है। बी पॉइंट क्या कहता है? प्रिपेयर मेमो ऑफ अरेस्ट, यानी कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करेंगे। अब जो अरेस्ट मेमो जो प्रिपेयर करते हैं, उसमें भी कुछ फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी होती है। तो फर्स्ट फॉर्मेलिटी क्या है? शेल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, यानी कि जो अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करा जा रहा है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, AM लिख देता हूं, अरेस्ट मेमो ये प्रिपेयर करा जा रहा है किसके द्वारा? पुलिस ऑफिसर के द्वारा। तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, वो क्या प्रिपेयर करेंगे? अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करेंगे। इसमें एटलीस्ट एक विटनेस के साइन लेंगे वो पुलिस ऑफिसर। वो विटनेस कौन होगा? फैमिली मेंबर ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, यानी कि जिस पर्सन को, लेट्स सपोज आप बी को अरेस्ट करने आए हो, तो बी का कोई भी फैमिली मेंबर उस पर साइन करेगा, या अगर उसका कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है तो कौन साइन करेगा? कोई भी लोकेलिटी जिस एरिया में रहता होगा वहां पे कोई भी लोकेलिटी का मेंबर ऑफ द लोकेलिटी क्या करेंगे? साइन करेंगे। किस पे? अरेस्ट मेमो पे। शेल लिखा है, मैंडेटरी है दोनों जगह, ठीक है। और इस अरेस्ट मेमो पे कौन भी साइन करेगा? शेल बी काउंटर साइन बाय द अरेस्टेड पर्सन, आप जिसे अरेस्ट करना है वो भी अपने सिग्नेचर करेगा। गॉट इट? आगे देखते हैं क्या लिखा है। इफ फैमिली मेंबर और मेंबर ऑफ द लोकेलिटी डिनाई या नॉट अवेलेबल, अगर कोई भी फैमिली मेंबर अवेलेबल नहीं है या डिनाई कर रहे हैं, या कोई भी लोकेलिटी वाला मेंबर या मेंबर ऑफ द लोकेलिटी क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, साइन नहीं कर रहा, तो क्या करा जाएगा? मेमो अटेस्टेड बाय रिलेटिव, किसी भी रिलेटिव के द्वारा उस अरेस्ट मेमो पे साइन करवाया जाएगा, या कोई भी फ्रेंड होगा बी का, उससे साइन करवाया जाएगा, या कोई भी अदर व्यक्ति क्या करेगा, उस पर साइन करेगा। क्लियर? अरेस्ट मेमो पे। आगे चलते हैं। अब यही चीज हम एक बार क्या करते हैं, सेक्शन वाइज देखते हैं, यानी कि बेरेट से देखते हैं। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शेल bear an accurate, visible and clear identification of his name which will
फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कोई भी चीज़ जिससे उसका नाम पता चले, उसकी डिजिग्नेशन पता चले, उसके बारे में जान सकें कि वो पुलिस ऑफिसर है, वो उस चीज़ को बियर करेगा, यानी कि उसका आई कार्ड हो गया, एड्रेस हो गया, नेम प्लेट हो गई, ये सब चीज़ें। प्रिपेयर अ मेमो ऑफ अरेस्ट, यानी कि वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि अरेस्ट के टाइम पे वो क्या करेंगे, एस मेमो प्रिपेयर करेंगे, और उसमें एक विटनेस के द्वारा क्या करवाया जाएगा, साइन करा जाएगा। एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट वन विटनेस, उसे क्या करा जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करा जाएगा, यानी कि वो सिग्नेचर करेंगे। वो क्या हो सकते हैं, हु इज मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, यानी कि जिस पर्सन को अरेस्ट करने आए उसका कोई भी फैमिली मेंबर्स हो सकता है, कोई भी लोकेलिटी का मेंबर हो सकता है, और उसे उस डॉक्यूमेंट को यानी कि अरेस्ट मेमो को काउंटर साइन कौन करेंगे, इस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। सी क्लॉज क्या कहता है, सी क्लॉज कहता है इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमो इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर of his family that he has a right to have a relative or friend or any other person named by him to be informed of his arresting, यानी कि सिंपल सी बात, उसके फ्रेंड को, रिलेटिव को, भैया उनके साइन ले लिए जाएंगे, उन्हें इन्फॉर्म करा जाएगा। गॉट इट। आगे चलते हैं। कम टू द सेक्शन नंबर 37 ऑफ BNSS। जो सेक्शन 37 है वो हमारे CRPC में सेक्शन नंबर क्या था, 41 कैपिटल C। देखिए हल्का सा बता रहा हूँ, जिन्होंने पहले वीडियो देखी होगी वो समझ जाएंगे। हम पढ़ कैसे रहे उस चीज़ को जानते। देखो अरेस्ट कहाँ था, CRPC में 41 में था, और अब हमने कहा देखा BNS में कहा है सेक्शन नंबर 35 में। गॉट इट। अब जो सेक्शन 41 कैपिटल A था वो हमारा BNSS में 35 क्लॉज 3 से लेकर क्लॉज 6 तक हो गए। ठीक है। और जो क्लॉज 7 है 35 क्लॉज 7 BNSS, वो क्या है, वो न्यू क्लॉज है। ठीक। बाकी जो 41 कैपिटल B था वो क्या बन चुका है, अभी हमने देखा सेक्शन 36 बन चुका है। गॉट इट। जो 41 कैपिटल C था हमारा CRPC में वो क्या बन चुका है, 37 बन चुका है। यहाँ पे जो 37 बना उसकी हेडिंग चेंज हुई है। CRPC में उसकी हेडिंग क्या थी, कोर्ट रूम्स एट डिस्ट्रिक्ट्स, और अब क्या है, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। और जो क्लॉज B है यानी कि जो 37 में क्लॉज B है वो भी न्यू है। गॉट इट। मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा देखने में हो सकती है दिक्कत भी आए, क्योंकि राइटिंग इतनी ज़्यादा टैबलेट पर अच्छी नहीं बन रही है। तो प्लीज़, मैं उस चीज़ को बोल भी रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्ट करें। हर चीज़ मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं इजीली। ठीक है। जिन्होंने अभी वीडियो इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी ना, उन्हें ये सब चीज़ें समझ नहीं आएगी, तो प्लीज़ वीडियो सीक्वेंस में देखें। ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जो थोड़े से, कि देखिए चीज़ तो सब चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बट कुछ चीज़ होती है ना जो लेस इंपॉर्टेंट होती है, उस चीज़ को, उन सेक्शंस को मैं कवर नहीं करूँगा ना, तो प्लीज़ उस पर ना अब ये मत करना कि आपने सिर्फ ये वाले सेक्शंस कवर नहीं करे, क्योंकि देखो एक टीचर को पता होता है, एक्सपीरियंस होता है हमें कि कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चेंजेस इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। देखिए लॉ तो बहुत बड़ा है, CRPC आपका अब जो BNSS हो गया है, अब CRPC ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन से कि हमारे पुराने लॉज भी आएंगे और नए लॉज भी आएंगे। जैसा कि मैं अभी जानता हूँ कि जो यूपी की हायर जुडिशरी की वैकेंसी है उन सब में दोनों ही मेंस में दोनों ही लॉज आए, पुराने ओल्ड लॉज भी आए हैं और न्यू लॉज भी आए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अपकमिंग वैकेंसीज हो उनमें दोनों लॉ आए। तो आप सब कुछ पढ़ तो पाओगे नहीं, एक साथ सब कुछ याद नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते। हम मशीन्स नहीं हैं, हम एक ह्यूमन बींग्स है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ भरोसा रखिए इस चैनल पे और अच्छे से पढ़िए। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा था सेक्शन 37 हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा क्या था 41 कैपिटल C, उसकी हेडिंग में चेंज आया है। ये हेडिंग चेंज हुई है। इसकी हेडिंग CRPC में क्या कहती, हमारी कोर्ट रूम्स एट डिस्ट्रिक्ट्स। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट शेल, अब शेल मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, शेल मतलब क्या, मैंडेटरी सिचुएशन है कि स्टेट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना ही होगा। क्या, स्टेट गवर्नमेंट शेल एस्टैब्लिश पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट स्टेट लेवल, यानी कि स्टेट लेवल पे और हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, वो किस चीज़ को एस्टैब्लिश करेगा, पुलिस कंट्रोल रूम को एस्टैब्लिश करेंगे। जो B क्लॉज है ये न्यू है और इंपॉर्टेंट भी है। अब जो एस्टैब्लिश करे गए हैं पुलिस कंट्रोल रूम्स, उनमें क्या होगा, डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन, यानी कि हर एक पुलिस स्टेशन में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक पुलिस स्टेशन में डेजिग्नेट करा जाएगा एक पर्सन को, पुलिस ऑफिसर को। अब जो पर्सन यानी कि जो पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट करा है, उनकी जो रैंक होगी वो ASI से कम नहीं होगी, यानी कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर।
गॉट इट। और ये व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो इनकी रैंक क्या नहीं है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इनकी ड्यूटी क्या है? हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम and the addresses of the person arrested, nature of the offense with which charged, which shall be promptly displayed in any manner, including digital mode in every police station and at district headquarter। यानी कि इनकी ड्यूटी है, पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है, कोई भी पर्सन अरेस्ट हुआ है, ए पर्सन अरेस्ट हुआ है, बी पर्सन अरेस्ट हुआ है, सी पर्सन अरेस्ट हुआ है, तो यानी कि जो पर्सन अरेस्ट हो रही है उनके बारे में नाम, उनके एड्रेसेस, उनके ऑफेंसेस, उन पर क्या चार्जेस लगे हैं, इन सब की जो ये इंफॉर्मेशन है इन्हें क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। कौन? वो पुलिस ऑफिसर। यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर पुलिस कंट्रोल रूम में जिनकी रैंक क्या नहीं है, एएसआई से नीचे नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? वो रिस्पॉन्सिबल है जो जो अरेस्ट हो रहे हैं पर्सन, अरेस्टेड पर्सन्स के नेम, उनके ऑफेंसेस यानी कि उन पर क्या क्या चार्जेस लगे, उनका रेजिडेंस, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। और वो किसी भी मैनर में इन सारी इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और पुलिस स्टेशन पे। क्लियर? और यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ क्लियरली, इंक्लूडिंग डिजिटल मोड, यानी कि डिजिटल मोड का यूज करते हुए भी वो क्या कर सकते हैं? इस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। गॉट इट? सेक्शन 38 देखते हैं। अभी मैं आगे देखिए, अभी बेरेक्ट से भी देख रहे हैं और चार्ट्स में भी देखेंगे, यानी कि जैसे मैंने अपने नोट्स, पर्सनल नोट्स को ना आप सभी को दिखा रहा हूँ, तो उन सब से भी पढ़ेंगे। 2 बार हो जाता है तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाता है। एक बार नहीं समझ आया तो हमारे पर्सनल नोट से भी समझ सकते हैं, बेरेक्ट से समझ सकते हैं, तो हमारा कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तब भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, विदाउट हेजिटेट आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप सभी को रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड मेरा इंस्टा आईडी यूजर नेम भी आप सभी को रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो आप वहां से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? बच्चे चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन, ये हमारा 41 कैपिटल डी था कहाँ? सीआरपीसी में। तो यानी कि जो पर्सन अरेस्ट हुआ है ना, उसके पास राइट होता है, वो एंटाइटल्ड होता है। साफ साफ लिख रखा है बेरिक में, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। इंटरोगेशन के टाइम पे भाई उसका मिस्टर ए अरेस्ट हुए हैं, ठीक, तो उनका एक बी फ्रेंड था, वो बहुत अच्छा एडवोकेट है, तो उनके पास राइट है कि वो अपने एडवोकेट से मिल सकते हैं, इस केस के बारे में बात कर सकते हैं। किस टाइम पे? ड्यूरिंग इंटरोगेशन, दो नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन, यानी कि पूरे इंटरोगेशन के टाइम पे नहीं, इंटरोगेशन के टाइम पे वो अपने चॉइस के एडवोकेट से क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं, बात हो सकती है उनकी, बट ऐसा नहीं कि सारे इंटरोगेशन के टाइम पे वो उससे बात करते रहे। गॉट इट? आगे चलते हैं। अभी हमने ये देखा था इसमें क्या क्लॉज एड ऑन हुआ है? बी, सेक्शन 37 में बी क्लॉज एड ऑन हुआ है, जिसकी हेडिंग भी चेंज हुई है, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। पहले क्या था? बिल्कुल सही, कोर्ट रूम एट डिस्ट्रिक्ट्स। देखते हैं क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? डेजिग्नेट करेगी एक पुलिस ऑफिसर को हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक पुलिस स्टेशन में। उसकी ड्यूटी क्या बनती है? जो पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेट हुआ है उसकी रैंक क्या नहीं होगी? नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए, जो अरेस्ट हुए उन पर्सन्स के नेम मेंटेन करने के लिए, उनके रेजिडेंस मेंटेन करने के लिए, जो उन पे चार्जेस लगे उन सब चीज़ को, और वो डिजिटल मोड का भी यूज़ करके या किसी भी एक प्रॉपर मैनर से वो क्या करेगा? इन सब चीज़ इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर देगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और हर एक स्टेशन में। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। 41 कैपिटल डी वाला, ये आप सभी जानते हैं क्या? राइट टू मीट एन एडवोकेट। इतना ही आपको समझना मोर देन सफिशिएंट। आगे चलें तो सेक्शन नंबर 39। अगर मैं बात करता हूँ हमारे सेक्शन 39 बीएनएसएस में, तो हमारे सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन था? सेक्शन नंबर 42 सीआरपीसी। ये पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ध्यान से समझना। अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति रिफ्यूज करता है अपना नाम एंड रेजिडेंस के बारे में बताने के लिए, तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अगर मैं सेक्शन 39 या 42 सीआरपीसी के बारे में बात करता हूं, तो ये सेक्शन किस ऑफेंसेस में डील करते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आप सभी को पता है, कोई भी व्यक्ति, लेट्स सपोज मिस्टर ए, कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो वारंट रिक्वायर्ड होता है। पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उसने कमिट करा है तो उसे विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, और किसी ने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है तो उसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। अब जो ये सेक्शन 39 है या 42 सीआरपीसी कह लीजिए, ये क्या एक्सेप्शन है? जनरल रूल ध्यान से समझना सभी बच्चे। जनरल रूल ये कहता है
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सिचुएशन में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता पुलिस ऑफिसर के द्वारा। बट सेक्शन 39 ये कहता है कि अगर, आगे डिस्कस करता हूं, अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करा है, किसकी प्रेजेंस में? पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में, और पुलिस ऑफिसर उसका नाम, उसका रेजिडेंस पूछता है, और वो क्या बता रहा है? या तो वो नहीं बता रहा, या वो जो भी बता रहा है वो फॉल्स यानी कि झूठा नाम बता रहा है। लेट्स सपोज मिस्टर ए है, वो क्या बता रहा है अपना नाम? मैं तो सी हूं जी, ठीक। और यहाँ पे रीजन टू बिलीव है पुलिस ऑफिसर को पता है कि वो जो अपना नाम बता रहा है, अपना रेजिडेंस बता रहा है, वो झूठा बता रहा है। तो पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सिचुएशन में भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। समझ आया? तो ये क्या है? हमारा जनरल रूल का एक्सेप्शन है। ध्यान से समझते हैं एक और बार। 39 क्लॉज 1 क्या कहता है बीएनएस का? कोई भी पर्सन अगर कमिट करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसकी प्रेजेंस में? पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में, और वो व्यक्ति क्या करता है? रिफ्यूज टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस, अपने यानी कि अपना नाम, नेम एंड रेजिडेंस यानी कि नाम और पता बताने के लिए मना करता है, या फॉल्स बताता है, और इसका अनुमान यानी कि पुलिस ऑफिसर को पता होता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अपना झूठा नाम या झूठा पता बता रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। जबकि ये केस कौन सा? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां मैंने नोट्स आप सभी को प्रोवाइड हो ही रहे हैं, तो ये मोर देन सफिशिएंट है, प्लीज भरोसा रखिए। ठीक है, नोट क्या कहता है? जनरल रूल क्या है? पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हैं विद वारंट किस केसेस में? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। ठीक है, वारंट रिक्वायर्ड होता है, बट जो सेक्शन 39 है वो क्या है? एक्सेप्शन है इस रूल का। ठीक, आगे चलते हैं। क्लॉज 2 ये कहता है सेक्शन 39 का, व्हेन ट्रू नेम और रेजिडेंस असर्टेन्ड, यानी कि सिंपल सी बात, नाम और उसका जो पता है वो पता चल गया, उसने बता दिया अरेस्ट होने के डर से, या अरेस्ट होने के बाद उसने बता दिया। ठीक, तो जैसे आपको उसका सही नाम और सही पता चला, तो आप उस व्यक्ति को रिलीज कर दोगे इमीडिएटली। ठीक, आगे चलते हैं। क्लॉज 3 कहता है, अगर उसका नेम या उसका रेजिडेंस पता ही नहीं चला, तो आपकी ड्यूटी है, आप मैंडेटरी है कि पुलिस ऑफिसर विद इन 24 आवर्स उस व्यक्ति को फॉरवर्ड क्या कर देंगे? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने क्या कर देंगे? पेश कर देंगे। गॉट इट? अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता हूं हमेशा, तो आगे भी देख लेते क्या पढ़ेंगे। अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट हमने डिस्कस कर लिया जी, कर लिया। हमने 39 वाला भी डिस्कस कर लिया, गॉट इट कर लिया। 37, 38 भी हमने डिस्कस कर लिया। 36, 37, 38 क्या क्या सेक्शन थे हमारे? सेक्शन 41 कैपिटल बी, सी एंड डी। ठीक है, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट पहले किस में था? 44 में, और प्राइवेट पर्सन 43 में थे, और अब क्या बन चुके हैं? 40 बीएनएस एंड 41 बीएनएस। होपफुली आप सभी को टॉपिक अच्छे से समझ आ रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरेस्ट क्लियर हो रहा होगा। नोट्स भी बेयर भी आपको जिस तरीके से मैं अच्छा समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा है ना, देखो मैं आप ये ऑनलाइन नोट्स में क्या कर पा रहा हूँ, मैं अपने कंसेप्ट को, मतलब यानी कि मैं कंसेप्ट को अपने तरीके से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं आ रहा तो एटलीस्ट इट्स और ड्यूटी कि आप मुझे बताएं। तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी आप सभी को स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो ही रहा होगा, मैंने दे रखा है अपना व्हाट्सअप नंबर, और मेरा यूज़र नेम भी इंस्टा आईडी का आपको सभी को दिख ही रही होगी, मेरी इंस्टा आईडी। तो प्लीज़ आप मेरे से कनेक्ट हुए, मेरे से बात करें, कोई भी आपके डाउट है उस चीज़ को क्लियर करें। और चैनल को, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आपको वीडियोस अच्छी लगती है, एफर्ट्स दिखते हैं मेरे, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।